औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान का मौजू इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। कल हमने बहुत सी बातें की तालिबान के बारे में, अमेरिका के बारे में, रूस के बारे में, अफ़गानिस्तान में पिछले 40 बरस में क्या हालात रहे, किस तरह पहले रूस ने उसको अपनी ताकत व ताराज का निशाना बनाया, फिर रूस के जाने के बाद तालिबान का दौर और फिर अमेरिका का दौर। रूस और अमेरिका की हज़ीमत के बाद एक बात साबित होती है कि किसी के घर में घुस के उस पर कब्ज़ा करना कोई ऐसा आसान काम नहीं है। रूस और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी बेबस हो जाती हैं। दरअसल अमेरिकी जब अफ़गानिस्तान में आए तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो समझे अफ़गानिस्तान जाएंगे, उसामा बिन लादेन को पकड़ेंगे, फांसी देंगे, मुजाहिदीन का सर कुचलेंगे, मुल्ला उमर का तख्ता गिरा देंगे और वहाँ अपनी मर्ज़ी के लोग बैठा के 2-4 साल चैन से बैठेंगे और फिर वापस आ जाएंगे और जो जो मुफादात समेटने होंगे वो समेट लेंगे। अब वहाँ पे वो जब गए तो उन्हें पता चला कि यहाँ के इंसान तो इंसान, यहाँ के जानवर, यहाँ के पत्थर, यहाँ की इमारतें, यहाँ के पहाड़, यहाँ के चश्मे, गर्ज कोई भी उनका ताबे नहीं है, कोई भी उनका ग़ुलाम बनने को तैयार नहीं है। और ये बात बड़ी सादा सी बात है। हम इसको अपनी तारीख़ के आईने में भी देखते हैं कि जब बरतानवी अंग्रेज़ यहाँ पर आए, उन्होंने पहले सिराजुद्दौला का तख्ता उल्टा, उसको शहादत से हमकिनार किया। फिर सुल्तान टीपू अपनी साजिशों और रेशा दवानियों के तौर पर बड़े सगीर में कदम आगे बढ़ाते चले गए। आखिरकार 1857 में उन्होंने दिल्ली की नाम नहाद हुकूमत का ख़ात्मा किया। मगर 200 साल के इस अरसे में अगर कोई कहे कि उन्होंने चैन से हुकूमत की है तो ये गलत होगा। कभी तहरीक रेशमी रुमाल, कभी सैयद अहमद शहीद, कभी अलीगढ़ के तलबा, कभी भगत सिंह, कभी दुल्ला भट्टी, कभी दूसरे लोग और फिर मुख्तलिफ़ खित्तों के लोग जैसे कि सिंध के हुर, उन्होंने उनको मुसलसल परेशान किया रखा। एक तरफ आज़ादी के मतवाले थे तो दूसरी तरफ मुसलमानों ने सियासी लिहाज से भी, और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं ने भी सियासी लिहाज से भी उनको परेशान किए रखा। मुसलसल अपनी आज़ादी के लिए काम करते रहे और आखिरकार अंग्रेज़ों को 1947 में यहाँ से जाना पड़ा। गो के बज़ाहिर हमें लगता है कि बड़े सगीर के लोगों की जद्दोजहद पुरअमन थी, सियासी थी, लेकिन इसकी तय में बहुत से हंगामे थे और ये वो हंगामे ही थे जिनकी वजह से आज हम देखते हैं कि पूरे बड़े सगीर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में हमें किसी ऐसे अंग्रेज़ का सुराग नहीं मिलता जो अपने ख़ानदान समेत यहाँ आबाद हो और वह अपनी यहाँ पर हुकूमत के दौर को याद कर कर के हमें ग़ुलाम समझता हो। बहरहाल वापस आते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका दाखिल तो हुआ और फिर जैसे मैंने कल भी कहा और तारीख़ भी बताती है कि उसके लिए वहाँ बैठे रहना नामुमकिन हो गया। 2015 तक अमेरिका को अंदाज़ा हो चुका था कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन पहले ट्रंप और फिर अब जो बाइडन फ़ैसले करने में देर करते रहे, जान छुड़ाने में उन्हें देर होती रही कि वो तो जाना चाहते थे लेकिन तालिबान हर चीज़ की कीमत वसूल किए बगैर और हर चीज़ का तावान हासिल किए बगैर उन्हें जाने देने को तैयार नहीं थे। बहरहाल जूँ तू करके उन्होंने पीछा छुड़ाया और यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गए। अब एक चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो अफ़गानों का एहसास खुदी और ख़ुददारी है। एक तो ये कि उन्होंने अपने लिबास के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं किया। वो दोहा में गए, वो तुर्की गए, वो सऊदी अरब गए, जहाँ भी गए उन्होंने अपने लिबास को पहने रखा। कोई अफ़गान आपको पैंट शर्ट टाई में नज़र नहीं आएगा। हाँ, गद्दार और बिके हुए जैसे हामिद करज़ई है या अशरफ गनी है, इस जैसे लोग कभी कभी कोई सूट वगैरह में नज़र आए,
लेकिन जो हकीकी अफ़गान क़यादत है वो कभी भी हमें किसी गैर मुल्की लिबास में नज़र नहीं आई। तो एक तो उन्होंने लिबास के ऊपर, अपनी चप्पलों पे, अपनी शलवारों पे, अपनी कमीज़ों पे, अपनी पगड़ी पे, अपनी दाढ़ी पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया, और पूरी दुनिया उनके इस लिबास को, इस अंदाज को इज़्ज़त की नज़र से देखती है। ये फ़ातिहीन का लिबास है, ये फ़ातिहीन का अंदाज़ है। दूसरा, उन्होंने अपनी ज़ुबान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने जो काम किया वो अपनी ज़ुबान में किया, दरी में। माहदे लिखे तो दरी में, दस्तखत किए तो दरी में, तकरीरें की तो दरी में, अगर गुफ्तगू हुई है तो दरी में। 7 तर्जमान बैठे हैं, वो तर्जमा कर रहे हैं, उनकी अंग्रेज़ी का इनकी दरी में, इनकी दरी का उनकी अंग्रेज़ी में, और सारे मुज़ाकरात हुए। अमेरिका ने उनकी सारी शर्तें मानी, उन्होंने जो जो मनवानी थी वो मनवाई, और आखिरकार ये सारा अमल पाए तकमील को पहुँचा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे हुक्मरान कितने सादा हैं, या आप कुछ और भी कह सकते हैं। अंग्रेज़ों के सामने अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर देते हैं, चीनियों के सामने अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर देते हैं, रूसियों के सामने अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर देते हैं, फ्रांसीसियों के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने। अब कोई सोचे कि चलो अंग्रेज़ों के सामने अंग्रेज़ी बोल ली, ये रूसियों, चीनियों और फ्रांसीसियों और अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी अंग्रेज़ी क्यों सुनाते हैं? क्या ये बहुत तरक्की की अलामत है? यानी जो सारी दुनिया को बात समझ में नहीं आती वो हमारे हुक्मरानों की समझ में आती है। ना तुर्की वाले अपनी ज़ुबान छोड़ते हैं, ना चीनी छोड़ते हैं, ना रूसी छोड़ते हैं, ना फ्रांसीसी छोड़ते हैं, हर एक अपनी ज़ुबान में बात करता है। और एक नुक्ता, बड़ा लतीफ़ नुक्ता है, आप समझ जाएंगे कि फ़र्ज़ करें हम इंग्लैंड गए, वहाँ पे हम गौरों से बात कर रहे हैं, तो क्या कोई इंग्लैंड का बादशाह, मलका, वज़ीर आज़म, वज़ीर, कोई उनका सरकारी अफसर हमसे उर्दू में बात करेगा? तो हमारी खुददारी कहाँ मर जाती है भाई? जब वो हमारी खातिर अपनी ज़ुबान नहीं छोड़े तो हम उनकी खातिर अपनी ज़ुबान क्यों छोड़ें? आप उर्दू में बात करें, धड़ल्ले से बात करें, खुल के बात करें। जिसको आपकी बात समझ में नहीं होगी वो अपनी ज़ुबान में तर्जमा कर लेगा। और यही मामला हमारे खिलाड़ियों का भी है। उनको क्या हो जाता है? यानी मैं हैरान हो जाता हूँ कि इंज़मामुल हक दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन, और जब अंग्रेज़ी बोलता था, बहुत माज़रत के साथ, एक छोटा शख्स बोल रहा है, क्यों, क्या ज़रूरत थी उसको अंग्रेज़ी बोलने की? या ये बाबर आज़म या दूसरे लोग, अपनी ज़ुबान में बात करो। और वो रमीज़ राजा साहब इतना आसूदा हो जाते हैं, पुरसकून हो जाते हैं, वो उर्दू में बात शुरू कर देते हैं। और अगर फ़र्ज़ करो कोई अंग्रेज़ कमेंटेटर या कंपेयर, कोई औरत या मर्द वो अंग्रेज़ी में बात करता है, आप उर्दू में बात करो, वो एकदम वहाँ किसी ना किसी को कहेगा जी इनका तर्जुमा करना शुरू कर दो। और मेरे खिलाड़ी जो हैं वो अंग्रेज़ी बोलने के चक्कर में वो गगया रहे होते हैं, सिसक रहे होते हैं, और वो सारी परफॉर्मेंस हवा में तहलील हो जाती है जब वो बोलना शुरू करते हैं। भाई जैसी धड़ल्ले से बॉलिंग करते हो, जैसे बॉलिंग करते हो, जैसे फील्डिंग करते हो, जैसे कैच पकड़ते हो, उसी खूबी के साथ उर्दू में बात करो, सारी दुनिया आपकी बात सुनेगी। और मैं ट्विटर पे हैरत ज़दा हो जाता हूँ, अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं और ज़्यादातर स्पेलिंग की और वो जो होते हैं ग्रामर की गलतियाँ। क्यों, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? उर्दू में लिखो, खुल के लिखो, और जो कुछ कहना करो। तो अफ़गानों ने दरी के अंदर अपनी सारी गुफ्तो शनीद की। अफ़गानों ने सारी दुनिया से अपनी ज़ुबान में बात की, और असल बात होती है फ़ातिहीन की ज़ुबान की। फ़ातिहीन की फ़तह ही सबसे बड़ी ज़ुबान होती है, सो उन्होंने इसमें बात की। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कल मैंने बात की थी कि अब अफ़गानों को अपने ख़ारजा तल्लुकात में, अपने मुल्क की तामीर व तरक्की में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे नज़दीक एक होता है फ़ितरी हलीफ। अफ़गानों का सबसे बड़ा फ़ितरी हलीफ पाकिस्तान है। गो के पिछले 20 साल में हालात को इतने अच्छे नहीं रहे। कुछ खुदगर्ज़ और मतलबी लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए न सिर्फ पाकिस्तान को दाव पे लगाया, बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दोस्ती को भी निशाना बनाए रखा। ज़ाहिर है जब आप अफ़गानों के रहनुमाओं को, उनके कारकुनों को उठा उठा के बेचेंगे तो वो आपके साथ कोई हमदर्दी तो नहीं रखेंगे। हैरत उन लोगों पे होती है कि जो आज भगोड़ों को और बुज़दलों को
अफ़गानिस्तान में तालिबान की फ़तह का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। बहरहाल चापलूसी और खुशामद में आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, उसकी कोई बात नहीं। अब यह है कि अफ़गानों को जो अशख़ास का ज़ाती फ़ेल था उससे अगमाज़ बरतते हुए, उससे नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के साथ बहैसियत कौम, बहैसियत एक मुल्क अपने तल्लुकात उस्तवार करने चाहिए, बेहतरीन तल्लुकात उस्तवार करने चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि बरादराना और दोस्ताना सतह पर उस्तवार करने चाहिए कि ना तू बड़ा है ना मैं बड़ा हूँ, ना तू छोटा है ना मैं छोटा हूँ, और दोनों अपने अपने मुफादात को सामने रख के एक अच्छे तल्लुकात की बुनियाद रखें। फिर यह है कि वस्त एशियाई रियासतें जो अफ़गानिस्तान की तरह रूस की ज़ख़म खुर्दा हैं, वो भी अफ़गानिस्तान की फितरी हलीफ हैं, उनके साथ भी बात की जाए, उनके साथ भी तल्लुकात बनाए जाएँ, रस्लो रसाइल कायम किया जाए, उनके साथ तेल के, गैस के और दूसरी चीज़ों के माहदे किए जाएँ, और अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, उसकी तरक्की के लिए उनसे रब्ता किया जाए। ईरान के साथ भी तल्लुकात, अगर वो मजहबी नुक्ते नज़र को छोड़ के और सिर्फ एक तजारती, कारोबारी और बराबरी के सतह पे तल्लुकात कायम करे, तो उसके साथ भी तल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान से जो सबसे बड़ा सहूलत अफ़गानिस्तान को मिल सकती है वो फ़ौजी तावन के ज़िम्मन में है। अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों ने भारत से तरबियत हासिल की, अमेरिका से अमदाद हासिल की, और उसका नतीजा सामने नज़र आ गया। क्योंकि भारत और अमेरिका सब कुछ कर सकते हैं, असला दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन वो जज्बा जिहाद पैदा नहीं कर सकते। वो अपनी सरज़मीन के लिए, अपने नज़रिए के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के तरबियत करने वाले कर सकते हैं। तो अगर अफ़गान फ़ौज जो शायद हसो खाशाक से उठेगी, बुनियाद से उठेगी, उसकी तरबियत के लिए पाकिस्तान के फ़ौजी अदारों से ताउन मांगा जाए, और पाकिस्तान भी अपनी बढ़ाई को देखते हुए उनके साथ ताउन करे, तो ये भी एक मुस्तकबिल की बेहतर सूरत गरी हो सकती है। अफ़गानों ने आम माफ़ी का ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिनके हाथ अफ़गानों के खून से रंगे हुए हैं, जिनका पूरा वजूद अफ़गानों के खून में डूबा हुआ है, ऐसे लोगों की शनाख्त होनी चाहिए। हाँ, फौरी तौर पर उनको सज़ाएँ ना दें, उन पर बाकायदा मुकदमे कायम करें। हमें न्यूरमबर्ग का जो अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाया था दूसरी आलमी जंग के बाद, वो याद है। उस तर्ज के जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल बनाएं, उनको अदालतों में लेके जाएं, उनके जराइम बताए जाएं, जो उनके हाथों ज़ख़म खुर्दा हैं उनको बुलाया जाए, और फिर जो जो उनकी सज़ाएँ हों वो दी जाएँ। आम माफ़ी से मसाइल हल नहीं होते, माफ़ी से मसाइल पैदा होते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे जिनकी जहनीत मस्ख़ हो चुकी है, जो जराइम पेशा ज़हनों के साथ हैं, उनके साथ तो ज़रूर ये अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर ये होगा कि ये तत्हीर के अमल में बहुत मावन होगी। अगले कई सालों तक ये मुकदमे चलेंगे, और इस दौरान एक एक करके चुन चुन के वो सारे जराइम में मुलव्वस लोग, उनको अदालत के कटहरे में लाए जाए। ये एक ज़्यादा दानिशमंदाना तर्ज़ अमल होगा। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कहता हूँ, अफ़गान बाकी, कोहसार बाकी, अल हुक्म लिल्लाह, अल मुल्क लिल्लाह। अल्लाह ताला की हाकमियत हर एक पे है, और अल्लाह ताला ही हर चीज़ का मालिक है, उसी के हुक्म से सब कुछ होता है। अफ़गानों ने एक बात जो की है, और जिसको मैं हमेशा उनका तुरा इम्तियाज़ कहूँगा, कि उन्होंने अपनी शनाख्त पर कोई समझौता नहीं किया, अपनी शनाख्त को बरकरार रखा है। और मैं तो समझता हूँ कि गालिब का ये शेर उनके इस अमल की तफसीर है कि वो अपनी खून ना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें। तो अफ़गानों ने साबित किया कि अपने हुलिये के साथ, अपने अंदाज़ के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ, अपने आप में रह के आप दुनिया पर गालिब हो सकते हैं, उस पर अपनी बालादस्ती हासिल कर सकते हैं। कम अज़ कम उन लोगों को जो आप पे हमलावर होते हैं, जो आप पे ऊपर दस्तदराजी करते हैं, उनको दंदान शिकन जवाब दे सकते हैं। अफ़गानों की अज़मत को सलाम। अल्लाह ताला करे कि हमारे हुक्मरानों को भी समझ आ जाए, वो भी खुददारी, खुदी और गैरत के रास्ते पे चलें। पाकिस्तान में पाकिस्तान की ज़ुबान नाफिज करें, पाकिस्तान का लिबास पहने और पाकिस्तान का लिबास पहनने की पाबंदी करवाएं। रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान को वाकई पाकिस्तान बनाएं।
आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।